जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस वीडियो में अभी हम लोग जो ज्योग्राफी का 3 नंबर वाला प्रश्न है, यानी 3 मार्कर यानी 3 अंक वाले प्रश्न को इस वीडियो पे करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और इससे पहले हम मॉडल सेट सॉल्यूशन का भी करा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर भी और सारे 2-3 वीडियो है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसको शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी इसमें 3 अंक वाला प्रश्न जो है आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, जो कि हमारा 1 से 7 जो रहेगा वो कितना का रहेगा, तो 1 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 5 बनाना है। फिर 8 से जो 14, ठीक है, 8 से जो 14 प्रश्न रहेगा वहाँ पे आपका 3 अंक वाला रहेगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि तरंगों एवं धाराओं के अंतर स्पष्ट करें। तरंग और धारा में अंतर स्पष्ट करने मतलब तरंग क्या होता है। देखिए, तरंगों का जल ऊपर नीचे तथा आगे पीछे गति मात्र करता है, वो अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता है। दूसरा क्या पॉइंट लिखेंगे कि तरंगे जो है वो केवल जल तल ही सीमित रहती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर निर्भर करती है, यानी जो तरंग होता है वो वायु के वेग पर प्रचलन पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि तरंगों का जो आकार वो जल की गहराई पर निर्भर करता है। और पांचवा लिखेंगे कि तरंग अस्थायी होती है और सदा बनती बिगड़ती रहती है। जबकि हम लोग धारा पे देखें तो क्या क्या है इसमें कि धाराओं में जल अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ता है और उसमें नहीं बढ़ता था। और धाराएं जो पर्याप्त गहराई तक प्रभावकारी होती है, धाराएं अस्थायी पवनों के प्रभाव से चलती है। तीसरा इसमें कि धाराएं जो सदैव विशाल आकार की होती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है कि धाराएं जो सदा अस्थायी होती है तथा निरंतर निश्चित दिशा में बहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि ज्वारीय धारा से क्या अभिप्राय है। ज्वारीय धारा से क्या अभिप्राय है, तो क्या है, जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रभाव को ज्वारीय धारा कहते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, जब कोई पतले मुख वाला सागर यानी, ठीक है, यानी जब कोई समुद्र होता है जो कि हमारा ज्वार के समय समुद्र के साथ जल खाड़ी में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, ज्वार और भाटा, यानी समुद्र का जो लहर रहता है जब आता है उसको ज्वार कहते हैं, जब वो नीचे आता है तो उसको भाटा कहते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो क्या होता है कि बाहर निकलता है और खाड़ी के अंदर बाहर क्या है कि बाहर, और जल के इस प्रभाव को ज्वारीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ज्वारीय धारा कहते हैं। ठीक है, जब ये ऐसे समुद्र का लहर आएगा तो ये आपको पता होगा कि मतलब जैसे ज्वार आएगा तो समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करेगा ही, और जबकि नीचे चल जाएगा तो फिर तो वो बह जाएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार से वह उसी को हम लोग ज्वारीय धारा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सार्गेसो सागर से क्या तात्पर्य है। सार्गेसो सागर क्या है। सार्गेसो सागर क्या है कि उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र में बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सार्गेसो सागर रखा गया है। इसका जो क्षेत्रफल हुआ लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 11,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि ज्वार भाटा नौ संचालन को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बचा कि नदमुखों पर स्थित बंदरगाहों तक साधारणतः जहाज नहीं पहुंच सकते हैं, किंतु ज्वार के आने से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है जहां बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं और माल उतारने के बाद भाटे के साथ गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी तथा टेम्स नदी पर कोलकाता तथा लंदन जैसे बंदरगाह बन पाए हैं, जिनका दोनों देशों के साथ विश्व में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर का था। ये कौन सा चैप्टर का था, महासागरीय जल संचलन, और यहाँ पर है दूसरा चैप्टर हमारा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कि महासागरीय जल की लवणता क्या है। तो महासागरीय जल की लवणता के समुद्र का जल खारा होता है, ऐसा उसमें उपस्थित लवणता के कारण है। लवणता शब्दावली का जो प्रयोग समुद्री परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसका परिकलन जो है वो 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी आप अगर
1 किलोग्राम, ठीक है, समुद्री जल को लेंगे तब आपका उसमें जो नमक का मात्रा को उसमें निर्धारित किया जाता है। इसमें प्राय जो प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट जो है किसे कहते हैं, मग्न तट महाद्वीपों के वे भाग जो समुद्र के डूबे हुए हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई जो सामान्यतः 200 मीटर तथा ढलान सामान्य होता है। इसका ढाल जो है प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। इसकी चौड़ाई इसके ढाल पर निर्भर करती है। परिणाम स्वरूप इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर भी इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय शेल्फ तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि गंभीर सागरीय मैदान किसे कहते हैं, डीप सी प्लेन किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा कि महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते ही ढाल जो है मंद पड़ जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाता है जिसे नितल मैदान कहते हैं। यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र है जिसका ढाल जो 1 अंश से भी कम होता है। महासागरों की तली लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। यह लगभग सभी महासागरों और बहुत से समुद्रों में उपस्थित है। इनकी गहराई जो है वह 3000 से 6000 मीटर तक होती है, ठीक है। गंभीर सागरीय मैदान का ये सही और सटीक सा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नितल पहाड़ियों से क्या अभिप्राय है, ठीक है। नितल पहाड़ियों से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नितल पहाड़ियाँ जो सी माउंट की संख्या ऐसी पहाड़ियाँ पार जाती है जो समुद्र के जल में डूबी हुई है जिनका शिखर जल नितल 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो, उन्हें समुद्री पर्वत कहते हैं। आगे क्या लिखा हो कि समाट शीर्ष वाले पर्वतों को गाइआर्ट, ठीक है, गाइआर्ट कहते हैं। इन सभी आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ प्रशांत महासागर में। देखिए यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाया गया है। देखिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये समुद्र है, ठीक है, सागर है, और यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग ये महाद्वीपीय मग्न तट है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाइएगा तो महाद्वीपीय ढाल आएगा और देखिए ढालू जैसा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गंभीर सागरीय मैदान है, यहाँ पे महासागरीय गर्त है, ठीक है, और सबसे जो गहरा महासागरीय गर्त है वो मैरियाना गर्त है, ठीक है। और जलमग्न कटक है, ये वाला पार्ट जो है ये पर द्वीप भी है और ये फिर से उस पार्ट जो है उधर भी वही है। महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय मग्न तट है और गंभीर सागरीय मैदान है, ठीक है। यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाया गया। अब हमारा देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि जलमग्न कैनियन, ठीक है, सबमेरियन कैनियन क्या है इंग्लिश में बोले तो। उसका सही उत्तर क्या हो कि महासागरीय नितल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी घाटियों अथवा गहरे गार्जों को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल तथा गंभीर सागरीय मैदान पर अधिक पार जाते हैं। शेयर्ड तथा बेयर्ड के अनुसार विश्व में 102 कैनियन है। 102 कैनियन है। सबसे अधिक कैनियन जो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में बेरिंग प्रिबिलाफ तथा जेमुचुग पाए जाते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है जो हडसन नदी के मुहाने पर शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, अटलांटिक महासागर तक, ठीक है। अब क्या है महाद्वीपीय ढाल क्या है, तो महाद्वीपीय ढाल क्या है देखिए, महासागरीय बेसिनों तथा महाद्वीपीय निमग्न तट को मध्य स्थित भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी जो प्रवणता है वो कितना है, 2 डिग्री माइनस 5 डिग्री यानी 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होता है। इसका गहराई जो है वो 200 से 300 मीटर के बीच होता है। समझ में आ गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि समुद्री टीला क्या है, उदाहरण सहित लिखे। समुद्री टीला जो है नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तलों से ऊपर की ओर उठता है लेकिन महासागरीय सतह तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र की तली से जो है 3000 मीटर से 4500 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण क्या है, एम्पेयर समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का एक विस्तार है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि समुद्री जल में घुले हुए नमक में कौन कौन मुख्य तत्व पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में कौन कौन सा नमक में क्या क्या पाया जाता है मुख्य तत्व। तो क्या पाया, क्लोरीन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो